आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जो पर्सनल फाइनेंस को एक कह सकते हैं नए और दिलचस्प नजरिए से देखती है। राधिका गुप्ता की मैंगो मिलियनेयर। हाँ बिल्कुल। ये किताब उन तरीकों पर बात करती है जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर वित्तीय सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल। और राधिका गुप्ता वो खुद निवेश और बिजनेस की दुनिया में काफी जानी मानी है, तो इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ डाला है, ऐसा लगता है। हाँ। और नाम भी बड़ा दिलचस्प है, मैंगो मिलियनेयर। हाँ, ये मैंगो वाला एंगल क्या है? ये सीधे इशारा करता है कि कैसे एक आम इंसान, मतलब हम आप जैसे लोग, सही सोच और सही आदतों से धीरे धीरे, जैसे आम का पेड़ नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर फल देता है, वैसे ही वित्तीय स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये धैर्य और समय की बात है, सिर्फ पैसा कमाने की नहीं। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां हम बात करते हैं डेली एक अलग किताब के बारे में। मतलब हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब की जो 10 मुख्य सूत्र हैं या सिद्धांत कह लीजिए, उनको थोड़ा समझें। हाँ, देखेंगे वो क्या है। ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की टिप्स नहीं है, बल्कि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, उसको समझने, उसको सुधारने का एक तरीका बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र क्या है? पहला और शायद सबसे बुनियादी सूत्र है, पैसे के साथ दोस्ती करें। पैसे से दोस्ती? ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब ज्यादातर लोगों के लिए पैसा या तो टेंशन देता है, हाँ, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, एक पहेली जैसा। तो इसे दोस्त कैसे माने? इसका मतलब क्या है? सिर्फ हिसाब रखना? नहीं, हिसाब रखना तो एक छोटा सा हिस्सा है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। राधिका गुप्ता कहती हैं कि जैसे हम किसी दोस्त को समझने के लिए टाइम देते हैं ना, हाँ, देते हैं। उसकी बातें सुनते हैं, उसकी पसंद नापसंद जानते हैं, वैसे ही हमें पैसे के स्वभाव को समझना होगा। उससे डरने या दूरी बनाने की बजाय उसके लिए एक पॉजिटिव और समझदारी वाला नजरिया अपनाना होगा। अच्छा, तो ये मानसिकता का खेल है। हाँ बिल्कुल, माइंडसेट शिफ्ट। पैसे को एक साथी की तरह देखना, ना कि बोझ या दुश्मन। यानी अगर हम पैसे को सिर्फ जरूरत या मजबूरी ना समझें, बल्कि अपने गोल्स तक पहुंचने का एक जरिया समझें, हाँ, तो शायद हम उसे बेहतर संभाल पाएंगे। हाँ। किताब में एक सवाल भी है शायद कि अगर पैसे को दोस्त मानोगे तो क्या वो आपके साथ ज्यादा रुकेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक तरह से पैसे के प्रति सम्मान और जागरूकता का रिश्ता बनाने जैसा है। और यहीं से देखिए दूसरा सूत्र जुड़ता है। कौन सा? बजट बनाना बोरिंग नहीं है। ओ, यहाँ तो कई लोग शायद कहेंगे, अरे यार बजट, या ये शब्द ही थोड़ा पाबंदी जैसा लगता है, कटौती, रोक टोक हाँ। लगता है। लेकिन राधिका गुप्ता इसे खेल की तरह देखने को कहती है, स्ट्रैटेजी की तरह। खेल की तरह कैसे? सोचिए, कोई क्रिकेट टीम है, क्या वो बिना स्कोर देखे, बिना रणनीति बनाए मैच जीत सकती है? नहीं, मुश्किल है। बस बजट भी वैसा ही है। ये आपके फाइनेंशियल गेम का स्कोरबोर्ड है, आपका गेम प्लान है। बोरिंग तब लगता है जब हम इसे सिर्फ खर्च रोकने का तरीका मानते हैं। अच्छा, किताब में कोई तरीका भी बताया है इसे आसान बनाने का? शायद वो 50-30-20 वाला नियम? हाँ बिल्कुल, 50-30-20 नियम। ये एक गाइडलाइन है समझने के लिए कि अपनी कमाई को कैसे बांटें। वो कैसे काम करता है? देखिए, 50% जो आपकी कमाई है वो आपकी जरूरतों के लिए, जैसे घर का किराया या EMI, राशन, बिजली पानी का बिल, आने जाने का खर्चा, मतलब जो बेहद जरूरी है। ठीक है, 50% जरूरतों पर। फिर 30% आपकी इच्छाओं के लिए। अच्छा, मतलब बाहर खाना, घूमना फिरना, मनोरंजन, कपड़े, गैजेट्स, शौक, ये सब। ओके, और बाकी 20%? वो सबसे जरूरी हिस्सा है। 20% बचत और निवेश के लिए। तो ये नियम में एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। ये नहीं कहता कि इच्छाएं पूरी मत करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उनके लिए एक दायरा तय कर देता है ताकि भविष्य के लिए भी कुछ बचे। इससे शायद वो गिल्ट भी कम होता होगा जो खर्च करने के बाद आता है। एग्जैक्टली। बजट का मतलब तंगी में जीना नहीं है, इसका मतलब है सोच समझकर खर्च करना, ताकि आप बिना टेंशन के जिंदगी भी जिएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ भी बढ़ें। ये आपको कंट्रोल देता है। सही कहा, कंट्रोल। और इसी कंट्रोल से शायद तीसरा सूत्र आता है, बचत शुरू करने का सही वक्त अभी। हाँ, ये तो सब कहते हैं। हाँ, सुना तो बहुत है, लेकिन टाल मटोल की उतनी होती है। क्यों ये अभी इतना जरूरी है? अगर कोई थोड़ी देर से शुरू करें तो क्या बहुत फर्क पड़ता है? देखिए, फाइनेंस की दुनिया में, खासकर निवेश में, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, वो पूरी तरह लागू नहीं होती।
अच्छा, जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना बड़ा फायदा। और इसकी वजह है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा था शायद। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज मिलना, या कहें रिटर्न पे रिटर्न कमाना। हाँ बिल्कुल, आपका पैसा और पैसा बनाता है और फिर वो पैसा और पैसा बनाता है। ये समय के साथ बढ़ता जाता है। किताब में कोई उदाहरण है इसका असर दिखाने के लिए? हाँ, एक सिंपल सा उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोई 25 साल का है और वो हर महीने 5,000 रुपए बचाकर निवेश करना शुरू करता है। ठीक है। और मान लेते हैं उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है लंबे समय में। ओके, 12%। तो 60 साल की उम्र तक यानी 35 साल निवेश करने पर उसका कुल निवेश कितना होगा? 5,000 गुणा 12 गुणा 35, करीब 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए उसने अपनी जेब से डाले। हाँ, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ये रकम बढ़कर करीब 2.8 करोड़ हो सकती है। क्या? 2.1 करोड़ 5,000 रुपए महीने से? हाँ, ये है कंपाउंडिंग का जादू। और अगर कोई 10 साल देर से शुरू करे, मान लीजिए 35 की उम्र में। अच्छा सवाल है, अगर वो 35 की उम्र में उतना ही 5,000 रुपए महीना निवेश करे 12% रिटर्न पर, तो 60 साल की उम्र तक यानी 25 सालों में उसका कुल निवेश होगा 15 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन उसकी फाइनल रकम होगी करीब 9.5 लाख रुपए के आसपास। 95 लाख। मतलब 10 साल की देरी से करीब 1.25 करोड़ का फर्क। हाँ, लगभग 1.85 करोड़ रुपए कम। ये है समय की कीमत। बाप रे, ये आंकड़े तो वाकई मतलब आंखें खोल देने वाले हैं। जल्दी शुरू करना कितना जरूरी है। समय सच में पैसा है इस मामले में तो। बिल्कुल। चलिए अब चौथे सूत्र पर आते हैं। कर्ज को समझना जरूरी है, आजकल ये बहुत रेलेवेंट है। लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, बहुत आसान हो गया सब। हाँ, बहुत आसान और इसीलिए खतरनाक भी। क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, वो बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स है। हाँ, हर जगह। इसने कर्ज लेना आसान बना दिया है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। राधिका गुप्ता कहती हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, पर हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज, बैड डेट में फर्क समझना ही होगा। अच्छा, कर्ज और बुरा कर्ज ये कैसे तय होता है? क्या होम लोन अच्छा कर्ज है? आमतौर पे हाँ। अच्छा कर्ज वो होता है जो आपकी संपत्ति बनाने में मदद करे या भविष्य में आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाने में मदद करे। जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन, उम्मीद है कि घर की कीमत समय के साथ बढ़ेगी। या फिर एजुकेशन लोन। हाँ, एजुकेशन लोन, क्योंकि अच्छी शिक्षा से आपकी कमाई की क्षमता बढ़ सकती है। तो ये एक तरह का निवेश हुआ। और बुरा कर्ज? क्या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना हमेशा बुरा है? बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों पर खर्च हो जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, मतलब डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, या जो सिर्फ इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए हो। जैसे क्रेडिट कार्ड पर महंगी छुट्टियों का खर्चा, या नया फोन खरीदने के लिए लोन, या कार लोन। कार की कीमत तो शोरूम से निकलते ही कम होने लगती है ना। हाँ, ये तो है। और क्रेडिट कार्ड की बात, अगर आप हर महीने पूरा बिल चुका देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट देके उस पर भारी ब्याज भर रहे हैं तो वो बुरा कर्ज बन जाता है। सही। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कर्ज को अपना नौकर बनाओ, मालिक मत बनने दो। वाह, ये बहुत गहरी बात है। कर्ज एक टूल है, पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ, इसी समझदारी से जुड़ा है 5वां सूत्र, जो किताब के नाम का विसार है। निवेश, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू आम लगाना। बिल्कुल, ये मैंगो मिलियनेयर्स की एकदम कोर फिलॉसफी है। राधिका गुप्ता निवेश की पूरी प्रक्रिया की तुलना करती हैं आम का पेड़ उगाने से। कैसे? देखिए, आप आज एक गुठली बोते हैं, यानी आप निवेश करते हैं। ठीक है। फिर उसे नियमित रूप से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, यानी आप नियमित निवेश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे धूप से, आंधी तूफान से बचाते हैं। मतलब बाजार के उतार चढ़ाव में आप धैर्य रखते हैं, पैनिक नहीं करते। और फिर सालों तक इंतजार करते हैं, तब जाकर वो पेड़ बड़ा होता है और आपको मीठे फल देता है, यानी रिटर्न्स। तुलना तो निवेश को बहुत स्वाभाविक बना देती है। ऐसा लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस है तो। पर ये याद दिलाता है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, समय देना पड़ेगा। बिल्कुल, और शायद यही धैर्य रखना आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल, तुरंत रिजल्ट चाहिए सबको। निश्चित रूप से धैर्य रखना और भावनाओं में बहकर, खासकर डर या लालच में आकर फैसले ना लेना निवेश में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर आता है छठा सूत्र। क्या है वो?
जोखिम को समझें, उससे बचे नहीं। निवेश और जोखिम ये तो जुड़े हुए हैं, और कई लोग इसी जोखिम के डर से वो पारंपरिक चीजों से आगे नहीं बढ़ते। एफडी करा ली, सेविंग्स अकाउंट में रखा है पैसा। हाँ, और ये डर उनको महंगाई के सामने कमजोर बना सकता है। सोचिए, एफडी का रिटर्न अगर महंगाई दर से कम है तो असल में आपके पैसे की कीमत घट रही है। ये भी एक जोखिम है। बिल्कुल। राधिका गुप्ता यही कहती हैं कि जोखिम से भागना कोई हल नहीं है, असल में कुछ न करना भी एक जोखिम है। आपकी बचत की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर कम होने का जोखिम। जरूरी यह है कि हम रिस्क को समझें, उसे मापें और फिर उसे मैनेज करें। किताब में लिखा है जोखिम का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता को समझने वाला ही विजेता बनता है। पर सवाल यह है कि एक आम निवेशक अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसे समझे? कितना रिस्क लेना ठीक है? देखिए, इसके कई फैक्टर हैं। आपकी उम्र क्या है, आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां क्या है, आपके लक्ष्य कितनी दूर है, और आपका स्वभाव कैसा है। स्वभाव मतलब क्या आप बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं या शांत रह पाते हैं? ये सब बातें मिलकर तय करती हैं कि आपके लिए कितना जोखिम लेना सही है। एफडी में कम जोखिम है तो रिटर्न भी कम है। इक्विटी यानी शेयर्स में ज्यादा जोखिम है तो लंबे समय में ज्यादा रिटर्न की संभावना भी है। संतुलन साधना जरूरी है। सही बात है। और ये संतुलन कैसे साधें, ये शायद 7वें सूत्र में पता चलेगा। अपने लक्ष्यों के हिसाब से निवेश करें। बिल्कुल। निवेश बिना लक्ष्य के करना ऐसा है जैसे आप सफर पर निकल गए पर पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ, कहीं भी पहुंच सकते हैं फिर तो। हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं ना। किसी को 3 साल में कार लेनी है, किसी को 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, किसी को 30 साल बाद रिटायर होना है। तो राधिका गुप्ता का सुझाव है कि पहले इन लक्ष्यों को लिखें साफ साफ। हाँ बिल्कुल, क्या चाहिए, कब चाहिए और उसके लिए अंदाजन कितना पैसा चाहिए, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फिर हर लक्ष्य के लिए अलग इन्वेस्टमेंट बकेट बनाएं, मतलब अलग अलग निवेश की टोकरियां। अच्छा, ये क्या? मतलब जो लक्ष्य जल्दी आने वाले हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, उनके लिए कम जोखिम वाले विकल्प चुनें। जैसे लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड। यहाँ मकसद पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। ठीक है। और लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जो लक्ष्य दूर हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शादी, उनके लिए आप ग्रोथ वाले विकल्प चुन सकते हैं जहां जोखिम थोड़ा ज्यादा हो पर रिटर्न की संभावना भी ज्यादा हो, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहाँ कंपाउंडिंग अपना काम कर सकेगी। समझ गया। तो अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग रणनीति, ये तरीका निवेश को ज्यादा लॉजिकल बनाता है। हाँ, आप हर लक्ष्य के लिए सही टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें सूत्र की। ये वो चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो? बीमा, इंश्योरेंस, सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट। ओह, इंश्योरेंस। हाँ, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। कई लोग इसे खर्च मानते हैं, निवेश नहीं। हाँ, उनको लगता है कि अगर कुछ हुआ नहीं तो पैसा बेकार गया, प्रीमियम भरते रहो बस। लेकिन किताब इसे एक छाते की तरह देखने को कहती है ना? हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, सालों की मेहनत, बचत, निवेश सब एक झटके में खत्म हो सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क है। पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी मेहनत से बनाए फाइनेंशियल गार्डन को ऐसे अचानक आने वाले तूफानों से बचाता है। ये एक सुरक्षा कवच है। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। इसके बिना सब अधूरा है। सही कहा। तो सुरक्षा पहले, फिर निवेश। अच्छा, अब 9वां सूत्र। ये लक्ष्य को एक नई परिभाषा देता है। वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है। हाँ, जब हम लग्जरी सुनते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े। हाँ, यही सब। लेकिन राधिका गुप्ता कहती हैं कि असली लग्जरी ये नहीं है। असली लग्जरी है अपने जीवन के फैसले लेने की आजादी, बिना पैसे की चिंता किए। मतलब थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये जानना कि आपके पास इतने साधन हैं, इतनी संपत्ति है कि आपके जरूरी खर्चे आराम से निकल रहे हैं और आपको सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं। अच्छा, वो स्थिति जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। हाँ, जब आपका पैसा आपके लिए इतना कमा रहा हो कि आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत ना रहे, या आप वो काम कर सके जो आपको सच में पसंद है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, भले ही उसमें कमाई थोड़ी कम क्यों ना हो। ये सिर्फ अमीर होने से ज्यादा गहरी बात है। ये नियंत्रण की, चुनाव की आजादी है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वाकई एक पावरफुल लक्ष्य है। ये पैसे के पीछे भागने से ज्यादा
पैसे को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन मानने पर जोर देता है। बिल्कुल। और शायद यही हमें आखिरी 10वें सूत्र तक लाता है। पैसा एक मानसिकता, माइंडसेट। हाँ, ये सूत्र शायद इन सब का निचोड़ है, एक तरह से पूरी फिलॉसफी है। पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस के नंबर नहीं है। हमारा पैसे के साथ जो रिश्ता है ना, वो हमारी सोच, हमारी मानसिकता तय करती है। कैसे? अगर हम पैसे को हमेशा कमी के नजरिए से देखेंगे, डर से, लालच से या दूसरों से ईर्ष्या करके देखेंगे, तो चाहे कितना भी कमा लें, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमेशा एक तनाव रहेगा। हाँ, ये तो देखा है। और इसके उलट पॉजिटिव मानसिकता क्या होगी? वो कैसे बनेगी? पैसे को एक साधन, एक टूल के रूप में देखना, एक ऊर्जा के रूप में देखना, जिसे आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं, अपने सपने पूरे करने में, अपने परिवार की देखभाल करने में, समाज के लिए कुछ करने में। जब आप पैसे के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव रखते हैं, एक कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में बोझ नहीं बनता, बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। ये वापस पहले सूत्र से जुड़ता है, पैसे से दोस्ती करना। ये दोस्ती दिमाग से, मन से शुरू होती है। तो ये सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बजट बनाना या निवेश करना। ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हाँ, ये 10 सूत्र मिलकर एक पूरा नजरिया बनाते हैं। पैसे से दोस्ती करो, सोच समझकर बजट बनाओ, जल्दी शुरू करो, कर्ज को समझो, निवेश को पेड़ की तरह सींचो, जोखिम को मैनेज करो, लक्ष्यों के हिसाब से निवेश करो, बीमा से सुरक्षा पाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम को लक्ष्य बनाओ और सबसे ऊपर पैसे के प्रति एक हेल्दी माइंडसेट रखो। इन सब का निचोड़ यही है कि मैंगो मिलियनेयर बनना एक मैराथन जैसा है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है, जिसे समझदारी, अनुशासन और सबसे जरूरी धैर्य के साथ पूरा करना होता है। हाँ, और जैसा कि किताब में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा गया है। हाँ। अगर आपको एक वित्तीय आम का पेड़ लगाना हो, तो आप पहला बीज किस चीज में लगाएंगे? अपनी शिक्षा में, ताकि भविष्य में कमाई बढ़े, घर खरीदने में, सुरक्षा और संपत्ति के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। ये हमारी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। इसका कोई एक सही जवाब तो नहीं हो सकता शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इस पर सोचना जरूरी है। ये सोचने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है। सही बात। तो आज हमने राधिका गुप्ता की किताब मैंगो मिलियनेयर के जरिए पर्सनल फाइनेंस के कुछ बहुत ही अहम सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। हाँ, उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों को अपने वित्तीय सफर में कुछ सोचने, कुछ समझने में मदद करेगी। बिल्कुल। और याद रखें, मैंगो मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, धैर्य भी चाहिए। अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। आपको हमारी ये ऑडियो बुक सुनकर अच्छा लगा तो जरूर आप हमारे चैनल बुक वॉल्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है या किसी किताब की ऑडियो बुक या समरी सजेस्ट करना चाहें तो जरूर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।